अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट द मेरीन इन्वायरमेंट। जैसे कि पहले हमने एक्वेटिक इन्वायरमेंट का इन जनरल ओवरव्यू लिया है, तो उसके बाद हमने ये देखा है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट को ब्रॉडली हम मेरीन और फ्रेश वाटर में डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मेरीन इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपकी बुक में ये सारा जी क्लास, जैसे कि आपकी बुक में ये सब जो है वो रैंडमली लिखा हुआ है, थोड़ा मिक्सअप है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले फिजियोकेमिकल फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि मेरीन इन्वायरमेंट में ये फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हैं, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये पीएच है और ये जोन्स, ये जोनेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सब पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि इस क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर इस किस्म के माइक्रोब पाए जाते हैं, कि तो इस पीएच के अकॉर्डिंग इस किस्म के माइक्रोब पाए जाते हैं। जब आप मेरीन इन्वायरमेंट के फिजियोकेमिकल फैक्टर्स स्टडी कर लेंगे तो आप खुद से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के माइक्रोब पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो जहाँ तक इसके इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, तो बैक्टीरिया जो है वो उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। जैसे कि माइक्रो प्लैंकटन है, जैसे कि नैनो प्लैंकटन है, फेम्टो प्लैंकटन है। तो इस तरह से इनको साइज़ की बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। मैरीन इन्वायरमेंट में कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी के लिहाज से डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि वो माइक्रोब जो कि काइटिनोलिटिक एक्टिविटी करते हैं, काइटिन की डिग्रेडेशन की, क्योंकि वहाँ पर आर्थ्रोपोड ज़्यादा हैं और आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलके बना होता है। इसी तरह से एगैरोलिटिक जो कि एगरोस की ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो इस तरह से ये जो डिकम्पोजर्स टाइप के माइक्रोब हैं, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ये यहाँ पर पाया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म। एक वो है जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है, यानी जो कि ट्रू सोल्यूशन बनाता है, लाइक व्हेन साल्ट मिक्स इन वाटर इट फॉर्म द ट्रू सोल्यूशन। तो एक तो वो जब डिकम्पोजिशन होती है तो एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर वो बनता है जो कि ट्रूली डिज़ोल्व होता है। तो लेकिन दूसरी तरह का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट ऑर्गेनिक मैटर मीन दैट द डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स आर इनकम्प्लीटली और पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें से कुछ हिस्सा सॉल्युबल होता है और कुछ सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये जो रिकैल्सिट्रेंट है, ये मैटर नीचे बैठ जाता है और ये यहाँ सस्पेंडेड होता है, यहाँ जो बॉटम की तरफ मूव करता है और नीचे जाके बैठ जाता है। जबकि जो डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो हर वक्त जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो हर वक्त अवेलेबल होता है। इसी तरह से ये जो डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूट है डिज़ोल्व्ड ह्यूमिक मैटर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, कि जब आप यहाँ पर माइक्रोब्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, जैसे कि काइटिनोलिटिक एक्टिविटी हो रही है, अगैरोलिटिक एक्टिविटी हो रही है, तो इन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड फॉर्म रखते हैं, यानी ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं मैरीन वाटर के साथ। और कुछ ऐसे हैं जो कि रिकैल्सिट्रेंट मैटर कहलाता है, विच आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट टुगेदर दीज फॉर्म डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब इस डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ डिज़ोल्व्ड ह्यूमिक मैटर। ह्यूमिक मैटर या ह्यूमस के बारे में आप सॉइल के हवाले से जानते होंगे। सॉइल में भी ह्यूमस पाया जाता है। ये एक रिकैल्सिट्रेंट मटेरियल है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दैट रिकैल्सिट्रेंट मटेरियल इज़ जनरली form suspension or it sinks in the bottom of the ocean। तो ये recalcitrant matter further बहुत से माइक्रोब के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कि वो इसको एज एन फूड यूज़ कर सकते हैं। जब हम ओशन के बारे में बात करते हैं क्लास, तो ओशन में पाए जाने वाले जो माइक्रोब हैं या ओशन की सरफेस पर जो पाए जाने वाले माइक्रोब हैं वो न्यूस्टॉन कहलाते हैं।
जनरली ओशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। इसमें जो है वो बहुत सी जोन्स की बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि ओशन बहुत डीप है तो इसके जोन्स, इसकी जोनेशन की जाती है और इसके मुताबिक इसकी स्टडी की जाती है। तो जो सबसे टॉप लेयर है जहाँ पर माइक्रोब का जो कनेक्शन है वो सरफेस के साथ या एयर के साथ होता है, वो कहलाती है सी सरफेस माइक्रो लेयर। Now in sea surface micro layer there is the community of microbe that is present on the surface of the ocean, and they are directly interacting with the air, with the atmosphere। तो ये फॉर्म कहलाती है सी सरफेस माइक्रो लेयर। सी सरफेस माइक्रो लेयर के इमीडिएटली नीचे आपको मिलेंगे एपीप्लेजिक हैबिटेट्स। एपीप्लेजिक हैबिटेट जनरली ओपन वाटर हैबिटेट है, और ये वो जोन है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। अब यहाँ पर ड्यू टू टर्बिडिटी ऑफ ओशन की टर्बिडिटी क्या है, ये जोन जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर वाटर जो है वो क्लियर है तो ये 150 मीटर तक भी हो सकता है, और कुछ ओशन में जैसे कि डार्क सी है वहाँ पर ये जस्ट 15 मीटर का जो है वो होता है। इसी तरह से ये जो रिकैल्सिट्रेंट मैटर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जोन एपीप्लेजिक जोन को डिटर्मिन करने के लिए। तो इसके बाद सी सरफेस माइक्रो लेयर के बाद का जोन जो है वो एपीप्लेजिक हैबिटेट्स कहलाती हैं, और इसके बाद जो है वो कहलाती हैं मिड वाटर हैबिटेट्स। मिड वाटर हैबिटेट वो ओपन सी है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, और ये एफोटिक जोन है, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, लेकिन ये एक खुला एरिया है, वास्ट जोन है, और इसकी हैबिटेट के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है sea surface micro layer, then epipelagic zone, then mid water habitat, and then comes the deep sea habitat। deep sea habitat जो हैं वो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू बैथीप्लेजिक जोन एंड एबेसोप्लेजिक जोन। और इसमें जनरली जो एपीप्लेजिक हैबिटेट्स हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, ये इनकी जो डेप्थ है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सी। इसी तरह से जो इसके एपीप्लेजिक जोन के बाद जो डीप सी जोन आता है जिसे मीज़ोप्लेजिक हैबिटेट कहते हैं, ये थर्मोक्लाइन के बिल्कुल नीचे होती है। थर्मोक्लाइन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाती है बैथीप्लेजिक जोन जो तकरीबन 2000 मीटर तक डीप होती है। देन कम्स द एबिसोप्लेजिक जोन जो कि एवरेज सी डेप्थ से जो नीचे का पोर्शन होता है 3800 मीटर, उसके बाद आती है। और इसके बाद आ जाते हैं हैडल हैबिटेट्स, वो जो ट्रेंचेस होती हैं, जो खाइयाँ होती हैं सी में, वो बहुत ज़्यादा डीप हो सकती हैं, 11,000 मीटर तक इसकी डेप्थ हो सकती है। तो ये जो है वो हैडल हैबिटेट्स कहलाती हैं। इस तरह से हम ओशन को डिवाइड करते हैं इनटू जोन, इसकी जोनेशन करते हैं, एंड देन ईच जोन हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फिजियोकेमिकल फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दैट फिजियोकेमिकल फैक्टर। हर जोन में खास एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि जो एफोटिक जोन है वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, और एफोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही बल्कि उसकी बस प्रोडक्ट्स ही जो है वो आ रही हैं। तो इस तरह से आपने हर जोन के फिजियोकेमिकल फैक्टर्स के बारे में देखना है। बट वेरी फर्स्ट वी शैल बिगिन विद द सी सरफेस माइक्रो लेयर। तो सी सरफेस माइक्रो लेयर जो है, जैसे मैंने आपको बताया दैट इट इज़ द इंटरफेस ऑफ द सी एंड द एटमॉस्फेयर, where the water and the atmosphere is directly interacting with each other. So of course the microbe of the atmosphere and the sea and the water both are present at that place, and they are directly interacting with each other. That particular surface is characterized by having oil. इट फॉर्म द ऑयली फिल्म, जैसे कि आपको पानी चमकता हुआ नज़र आता है, वो इसलिए दैट्स इट एक्चुअली हैज़ ऑयल, अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन इट। वाई? बिकॉज ऑल दोज डिजॉल्व्ड मैटर दैट हैव समथिंग ऑयली, और आप जानते हैं कि जितने भी ऑयल हैं वो सब के सब वाटर, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ये ऊपर एक लेयर बनाते हैं
जो कि लिपिड डिराइव्ड लेयर होती है, और ये जो इसको पोल्यूशन अफेक्ट कर सकती है, लेकिन पोल्यूशन के अगर ना हो तो ये लेयर बहुत शाइनी है और पूरी अपर लेयर पर मौजूद होती है, और ये सपोर्ट करती है लाइफ को। तो बैक्टीरिया जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो ज़ाहिरी सी बात है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, बिकॉज दे आर सबमर्ज्ड इन द ऑयल, दे जनरली हैव हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी. This fat and oil provide ideal substrate for the growth. This oil and fat is very important and crucial material or substrate for the microbes that are present at the layer. These microbes use these oils as their food, and this is essential for their growth. Secondly, a very important characteristic of microbes that are present in this layer is that these microbes are resistant to UV radiations and light radiations. Basically, they are at that point where they are directly exposed to the sunlight and the UV radiation, so they must have adaptations to cope with that conditions. इनके पास ऐसी adaptations हैं कि ये UV radiations को सर्वाइव कर सकें। तो इसी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये बहुत से पोल्यूशन को भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये पोल्यूटेंट को भी सर्वाइव कर। So these microbes are very resistant to UV radiations and other form of pollutants as well. जैसे कि सी की सरफेस है तो वहाँ that is more exposed to the pollutant, जिसमें शिप्स वगैरह के pollutants हो सकते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक pollutants हो सकते हैं जो कि विज़िट कर रहे हैं, तो जो कि मैन वहाँ पे विज़िट करते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन फैलाई जा रही है, तो इस तरह के pollutants हो सकते हैं. These microbes are resistant to pollutants. So the very important characteristic of these microbes is that they are UV रेडिएशन से भी ये रेजिस्टेंट हैं और ये पोल्यूटेंट से भी रेजिस्टेंट हैं. दैट मीन्स दैट वी कैन यूटिलाइज दिस माइक्रोब फॉर द बायो रेमिडिएशन. इनको बायो रेमिडिएशन के लिए यूज़ किया जा सकता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी सरफेस माइक्रो लेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इस तरह से आपने इसको डिस्कस कर लेना है, इसके मेजर फीचर्स. और इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, कि सी कहाँ पर है. पोलर एरिया में ये माइनस में हो सकता है, और जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल सीज़ हैं वहाँ पर ये टेम्परेचर बहुत हाई भी हो सकता है. तो इस तरह से ये वेरी कर सकता है. नेक्स्ट कम द एपिप्लेजिक हैबिटेट. एपिप्लेजिक हैबिटेट आर द रीजन द पोर्शन ऑफ द ओशन वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट. तो लाइट जहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती है, दूसरे वर्ड्स में जहाँ तक फोटिक जोन है वो एपिप्लेजिक हैबिटेट्स हैं. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट दिस कैन वेरी, but the epiplagic habitat generally lies above the thermocline layer. Now what is thermocline layer? Thermocline layer is the portion, or is the point on the earth in the sea, or the point or the zone in the sea where the temperature fluctuate, जिसके ऊपर टेम्परेचर और है और नीचे टेम्परेचर और है. जैसे कि thermocline layers के ऊपर एपिप्लेजिक हैबिटेट है, वहाँ लाइट पेनिट्रेट कर रही है तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन थर्मोक्लाइन लेयर के बिल्कुल नीचे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही होती. सो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है और इनके दरमियान में ये जो लेयर आती है, इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोक्लाइन लेयर. ये इन्वर्जन लेयर भी कहलाती है, क्योंकि सम टाइम ये इन्वर्ट हो जाती है, ये जिसकी वजह से नीचे का, जैसे आप अपवेलिंग का नाम देते हो, नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का नीचे चला जाता है. और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. इट मिक्सेस ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर न्यूट्रेंट्स. तो इस तरह से ये जो थर्मोक्लाइन लेयर है, दैट इज़ प्राइमरली सिग्निफिकेंट लेयर. As far as epiplegic habitats are concerned, so I have told you that epiplegic, the physiochemical factors of the epiplegic zone are like that light is penetrating, so the photosynthetic activity is going on. This is an oxic layer, क्योंकि photosynthesis हो रही है तो ऑक्सीजन मौजूद होगी. टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा एरिया के हवाले से, कि एरिया कहाँ पर ये सी जो है वो रेंज
कर रहा है. It can be in -1 degree centigrade in the polar areas and 35 degrees in the tropics. Primary production also vary. Primary production भी vary करती है according to the type of nutrients and the availability of light that is present. Problem or dilemma of ocean is that the nutrients that they are present in the deep sea zone, while the light is present in the top layer, surface layer. So, and there is a huge difference, huge distance between the surface and the bottom zone. That's why the photosynthetic algae or the photosynthetic bacteria, they are present. They are generally limiting by the nutrients availability. उन्हें न्यूट्रेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं. दे हैव नथिंग टू एंकर विद. उनके पास एंकरिंग के लिए जगह नहीं है, उनके पास न्यूट्रेंट्स कम है. दैट इज़ वाई व्हेन एवर बाई चांस न्यूट्रेंट्स आर अवेलेबल, तो वहाँ पर फिर ब्लूम्स बनते हैं. बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लूम फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर रहने वाले माइक्रोब की एक और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. दे शुड हैव स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम दिस सिंकिंग. अब ये सिंकिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपने ऊपर रहना है, सरफेस पे रहना है, यू मस्ट बी लाइट वेट, ताकि आप सिंक ना हो. फॉर दैट दीज माइक्रोब हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. दे हैव गैस वैक्यूल्स. उनके पास गैस वैक्यूल होते हैं जो कि इनको ऊपर की तरफ बैलून की तरह ऊपर की तरफ रखते हैं. दे आल्सो हैव वेरी थिन अपेंडेजेस. जैसे कि आपने कभी देखा हो कि जो इंसेक्ट्स हैं वो वाटर के ऊपर जब चलते हैं तो वो अपने बहुत थिन अपेंडेजेस यूज़ करते हुए चलते हैं, ताकि जो वाटर कॉलम है वो ब्रेक ना हो और वो सिंक ना हो. बिल्कुल इसी तरह से दे हैव वेरी थिन अपेंडेजेस एंड दीज अपेंडेजेस प्रिवेंट देम फ्रॉम द सिंकिंग. और इसी तरह से जो और बहुत सी ऐसी एडेप्टेशंस हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर ऑयल एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इनके डेंसिटी जो है वो वाटर से कम रहती है और ये सिंक नहीं होते. तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि ये माइक्रोब्स यूज़ करते हैं और सिंकिंग से बच सकते हैं. एक और स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर मौजूद माइक्रोब में पाई जाती है वो ये कि वो इन ऑर्डर to cope with the short nutrient supply, they carry out the decomposition activity themselves. How they carry out? इनके एंडोएंजाइम्स के साथ साथ एक्सोएंजाइम्स भी ये रिलीज़ करते हैं. एक्सोएंजाइम मीन दैट दीज एंजाइम्स आर रिलीज्ड out from the body of the microbe and they decompose the food that are present in the immediate vicinity. तो ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहाँ ऊपर के जोन में, एपिप्लेजिक जोन में ही डिकम्पोज होती हैं. कुछ टू सम एक्सटेंट, बहुत सा पोर्शन तो सिंक कर जाता है, लेकिन कुछ वहीं पर डिकम्पोज होती हैं, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स में बी अवेलेबल to these microbe. Another property is the bioluminescent symbiosis. Bioluminescent mean that they microbes are able to produce their light. जैसे कि bioluminescence की characteristic जो है वो firefly में होती है, जुगनू में होती है, जो कि अपनी light produce कर सकता है. बिल्कुल इसी तरह से some of the fishes, even the fishes that are present in the sea, they have symbiotic association with the bacteria, and these bacteria are able to produce the light in them with the help of special kind of enzymes. And these fishes or these animals which have symbiotic association of bioluminescent type, they then use this characteristic for various purposes, for detection of their prey, for attraction of their prey, or for detection of their predator, or for other purposes, to search food or to search रूट इन दी सी. तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटी है उसको बायोल्यूमिनेसेंट एक्टिविटी सिम्बियोसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है. जनरली दी most of the oceans are nitrate deficient. They do not have enough nitrogen to support life. For that purpose they generally carry out nitrogen fixation.
और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये साइनोबैक्टीरिया इनमें स्पेशलाइज्ड जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक है, ट्राइकोडेस्मियम है, ये दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक आप ये कह सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे प्रिवेंट जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखी जा सकती है। दैट्स वाई मेजर पोर्शन हेयर आर द साइनोबैक्टीरिया दैट कॉन्स्टिट्यूट द सी सरफेस माइक्रो लेयर बिकॉज दे आर एबल टू fix nitrogen and cope with the nitrogen deficiency. Apart from the nitrogen, iron can also be deficient in that place, and iron deficiency is the major limiting factor for the microbe because they do not fix any iron. They are dependent from the exogenous iron, and iron is usually given to the surface microbe by the process of upwelling. जब नीचे का पानी ऊपर की तरफ आता है through the process of upwelling, then जो है वो आयरन अवेलेबल होती है। then अमोनिया जो है वो भी प्रोड्यूस की जाती है बाय दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड दे आल्सो असिमिलेट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रेट, और सम टाइम इसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह से यूरिया भी नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम जानते हैं कि बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो यही यूरिया जो है वो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, एंड देन दे यूज़ इट फॉर द सेक ऑफ नाइट्रोजन and prevent themselves from the nitrogen deficiency. इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया जो हैं जो कि एपिप्लाजिक जोन में पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रोल प्ले कर रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज़ ये प्रोड्यूस करते हैं डाईमिथाइल सल्फोप्रोपेनेट DMSP। डाईमिथाइल सल्फोप्रोपेनेट जो है वो एक ऑस्मोलाइट है जो कि कॉक्सोलिथोफोर्स जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बच सकें। आप जानते हैं ऑस्मोलाइट क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर बाहर मैरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो माइक्रोब को भी ऑस्मोलाइट्स प्रोड्यूस करने पड़ती हैं ताकि वो अपनी मैरीन इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कोप कर सकें। मैरीन इन्वायरमेंट जैसा जो कंसंट्रेशन है सल्यूट कंसंट्रेशन वो मेंटेन कर सकें, तो ये प्रोड्यूस करते हैं DMSP। और ये DMSP जो है जब इन जो प्लैंकटॉन्स की सेनेसेंस एजिंग हो जाती है तो या ये मर जाते हैं, जब इनकी ये डेथ हो जाती है या इनको ईट अवे कर लिया जाता है बाय द जू प्लैंकटॉन, तो ये रिलीज़ होती है बाहर, और जब ये इनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है तो इसकी DMSP की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनती है डाईमिथाइल सल्फाइड विच इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द and it is 90% natural sulfur. It constitute 90% of natural surface that is sulfur that is entering the atmosphere, और इसी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो बनते हैं। इस वजह से इनका DMSP का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्लाइमेटिक रोल है और क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्लास ये एक ओवरव्यू ही है जो कि आपको इन सब का मिलेगा, आपने इसको डिटेल से पढ़ना है, इनके पॉइंट्स बना लेने हैं, कोशिश करें कि फिजियोकेमिकल फैक्टर्स को अलग अलग लिख लें ताकि आपको फिर उसको एक सारा उसको लिखने में आसानी रहे। इन हैबिटेट का इन जोनेशन का कंपैरिजन भी आ सकता है, तो आपने इसी तरह से ये करना है कि इनके कंपैरिजन में आप लोगों ने ये लिखते साथ साथ फैक्टर्स लिखते जाना है ताकि कंपैरिजन जो है वो इजी हो सके।